Problems of AQA. What are the problems with human capital formation? इसको समझने के कैसे सुनो दो तीन कह रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो था कि हम स्किल्स एंड नॉलेज जो है लोगों की डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स को और ज्यादा अच्छे से हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे उनको पढ़ाते हैं, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करते हैं। हर तरीके से सरकार जो है ये काम करती है सपोर्ट करने के लिए। पर फिर भी जब हमारी ह्यूमन कैपिटल मतलब कि अच्छी हो जाती है, लोग पढ़ लिख लेते हैं, जब वो हेल्दी होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसे उनको मेंटेन नहीं कर पाती, मतलब होल्ड नहीं कर पाती, उनका फायदा नहीं उठा पाती। तो ये उनको कहेंगे हम प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो नंबर वन इज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ही ना कहीं फेल कैसे हो रही है कि जितने हमारे लोग हैं ना उतनी हमारे पास गुरप्रीत रिसोर्सेज नहीं। लोग हमारे पास करोड़ों में अरबों में हैं, पर हमारे पास रिसोर्सेज में भी उसकी 50-60% है। रिमेनिंग लोग जो है उनको वहां तक फैसिलिटीज पहुंच नहीं रही। जैसे पढ़ाई, चलो पढ़ाई तो फिर भी आप बहुत ज्यादा जगहों पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स ले लो, ठीक है, दवाइयां ले लो। हम तो चलो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में जो है अगर डॉक्टर्स के पास जाना है तो दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट। ठीक है, एकदम फर्स्ट एड की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, राइट। सो नंबर वन इज द रिसोर्सेज एलोकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ठीक है, कि अगर हमारे को चाहिए 100% है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60% जो है हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन द फैसिलिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव रिमेन्ड ग्रॉसली इनएडिक्वेट। सो इस वजह से वो क्या है, बहुत कम है, ओवरऑल इट्स लेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड मोस्ट मतलब वो से कहूंगी द डेंजरस मोस्ट डेंजरस या कह लोगे सबसे ज्यादा प्रेवलेंट प्रॉब्लम इन इंडिया रिलेटिंग टू ह्यूमन कैपिटल इज ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ के जितने ब्रेन मतलब सोचोगे जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल केपेबल लोग हैं, वो क्या करते हैं इंडिया में स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छी यहाँ पे, मतलब आपको डिग्रीज मिल गई, पढ़ाई अच्छे से हो गई, और यहाँ से क्या करते हैं बाहर माइग्रेट करने लगते हैं दूसरी कंट्रीज में इन सर्च फॉर बेटर सैलरी पैकेजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हाट हैपेंस, वो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे कि फिर दूसरी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर दूसरी में ना नेशनल इनकम। यस बिल्कुल। So much people migrate from one place to another in search of better job opportunities and handsome salaries. It leads to the loss of quality people like doctors, engineers, etc., who have high caliber and are rare in developing countries. हमारी कंट्री में है तो है, पढ़े यहीं से हुए हैं, पर फिर भी क्या है, इतने नहीं है जितने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग पढ़ लिख के क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं और वहां पे काम करते हैं। ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ सच लॉस ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इज वेरी हाई। तो ऑब्वियसली एक तो पहली बात तो यही है कि वहां पे जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे में कर नहीं रहे। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे को लोग चाहिए, जो फैसिलिटीज और क्वालिटी चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी क्वालिटी किसी और के बर्तन में जाके बैठ गई है। गॉट इट, दो पॉइंट्स। नंबर थ्री इज हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मुझे इंडिया is the most populous country in the entire world because our growth rate is very high. So कह रहे हैं हमारा growth rate जो है ना it has been ever increasing since the great divide of 1921। 1921 के बाद से हमारी इंडिया की growth has always seen a growth rate only। वो कम हुई ही नहीं कभी भी, प्लेटियो में भी नहीं आई, हमेशा इंक्रीज ही हो रही है। तो जैसे जैसे देखो सरकार अपना पैसा तो बढ़ा रही है, रिसोर्सेज लगा रही है, मेहनत कर रही है बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर एक को एजुकेट करने के लिए, हर जगह पे हेल्थ फैसिलिटीज लाने के लिए, पर फिर भी वो नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट ही इतना है। तो हमेशा उसके अकॉर्डिंगली क्या रहेगी, और भी इनएडिक्वेसी रहेगी। क्लियर? So, बच्चे, the continuous rise in population has adversely affected the quality of human capital. It reduces per head availability of facilities. अब सरकार अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड भी कर रही है, देखो मतलब कहने का वही है कि सरकार जो है हर साल अपना बजट जो है इंक्रीज कर रही है एजुकेशन में। ठीक है, हर साल अपना एजुकेशन पे। हेलो। हाँ जी, हाँ।
सो बच्चे पहले गवर्नमेंट ने पिछले से साल 1,000, सिंपल सी वैल्यू लेती हूँ, लोग मतलब पैसा लगाया 1,000 करोड़। ठीक है, कितने लोगों के अगेंस्ट से सपोज 10,000 के। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी कितनी की थी, से सपोज 0.1% जो है अकॉर्डिंगली मिल रहा था। ठीक है, कितनी एजुकेशन, एक इंसान को इतना परसेंट मिल रहा था एजुकेशन का। अब क्या हुआ बच्चे, सरकार ने इसको इंक्रीज तो किया 1,200 पे, पर हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो भी बढ़ रही है, वो भी बढ़ ही रही है। सो अवेलेबिलिटी या तो इक्वली रह रही है या फिर पर हेड और कम ही हो रही है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, तो पर हेड अवेलेबिलिटी इज गेटिंग लेस। क्लियर? नंबर 3, नहीं नंबर 4, सेवरल इम्बैलेंसेस। बच्चे सेवरल इम्बैलेंसेस का मतलब ये है कि सरकार जो है ना उसने क्या किया है, पैसा जो है ना, देखो, अब सरकार ने, अब से सपोज एग्जांपल है 4% जीडीपी का लगा रही है एजुकेशन पे। ठीक है, ये टोटल एजुकेशन है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों आ रही है। ठीक है, कंपल्सरी एजुकेशन तो कहाँ तक है बेटा, ओनली फॉर योर मतलब कि 13 ईयर्स तक। यस, 13-14 ईयर्स तक की कंपल्सरी एजुकेशन आ गई है हमारे पास बच्चे। अब ये जो कंपल्सरी एजुकेशन है ये हमारी प्राइमरी में आ गई। ठीक बात है, प्राइमरी एजुकेशन। अब क्या हुआ बच्चे, जो टर्शरी एजुकेशन है, मतलब कि ये जो सरकार स्कॉलरशिप्स देती है कॉलेज में जाने के, ठीक है, या फिर बाहर भी भेजती है बच्चों को पढ़ने के लिए, हाँ या नहीं? ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन ऑर्डर टू रेज गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, पैसा लगा रही है ऑन द टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी इज हायर एजुकेशन। ठीक है, टर्शरी या फिर हायर एजुकेशन पे, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन में पैसा लगा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, जो पैसा हमारा प्राइमरी में और सेकेंडरी में लगना चाहिए वो कहाँ पे और डाइवर्ट हो रहा है, टर्शरी में। और टर्शरी क्या होता है, कंपैरेटिवली महंगा। हाँ या नहीं? देखो ना, जब आप छोटे थे तो स्कूल की फीस कम थी, थोड़े बड़े हुए हो और ज्यादा, आप कॉलेज में जाओगे और ज्यादा, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे और ज्यादा, राइट? सो टर्शरी एजुकेशन जो है कंपैरेटिवली महंगी होती है। ठीक है, सो ड्यू टू दिस रीजन जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी हैज अगेन रिमेन। क्यों? क्योंकि अब हम जो है ज्यादा पैसा जितना और ज्यादा लगा सकते थे प्राइमरी सेकेंडरी में, उतना नहीं लगा पा रहे, क्योंकि सरकार के पास पैसा तो उतना ही है ना, एक फंड है। अब उसके 3 हिस्से कर रहे हैं, अगर करने ही दो होते तो दो में ज्यादा जाते ना। हाँ या नहीं? समझ पा रहे हैं? नंबर 5, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। ना व्हाट इज मैन पावर? मैन पावर इज योर ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, जो कि डिफरेंट स्किल्ड लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लानिंग मतलब कि कैसे हम उन लोगों को डिवाइड करें। ठीक है ना, हाँ, मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये है कि कैसे हम अपनी लेबर को या वर्कर्स को डिवाइड करें ताकि इनएफिशिएंसीज लीस्ट होके एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहे। So, बच्चे, देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सोनल। अगर हम चाहते हैं कि 1 लाख डॉक्टर्स अभी यहाँ पे सर्जन हो वो खड़े हो जाए, क्या मिल जाएंगे क्या? नहीं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, स्पेशली हाई पर्सोनल्स की, राइट? सो इस वजह से हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज हमारी वेस्ट ना हो, तो हमारे पास उतना पर्सोनल हो ताकि हम अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके, क्योंकि अगर इतना कोई देखो 30 मार्क का नहीं हुआ कोई इंसान, तो क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट ही होंगी, एक्सपेरिमेंटेशन ही चलती रहेगी, लोग ही मरते रहेंगे, बीमारियां और लगती रहेंगी, राइट? तो कह रहे हैं जितना हमारे को चाहिए ना कि अच्छी क्वालिटी के लोग हो या प्रोफेशनल्स हो, उतने अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम। Last is serious inefficiencies. There is a lot of wastage of society's resources as capability of educated people are either not made use of or are underutilized. कह रहे हैं ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों को जो है अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है, दे स्टिल अनएम्प्लॉयड, राइट? जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, आ जाओ, या फिर उनको उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। पीयूष का है 22 कल है ना, बुआ की बेटी की शादी है ना उसकी। ठीक है, सो मैसिव इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज आर अदर इनएफिशिएंसीज। कह रहे हैं देखो, एक तो पहली बात तो यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम नौकरियां नहीं दे पा रहे।
दूसरा, अगर नौकरी मिल भी रही है तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिल नहीं रही, या तो उनको पार्ट टाइम दे रहे हैं या उतने पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो अंडर यूटिलाइज्ड रह रहे हैं। कह रहे हैं उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं सिवाय इन दोनों के, अनएम्प्लॉयमेंट के। एक तो लोग अनपढ़ भी हैं बहुत सारे, अभी भी हमारी कंट्री में लोग अनपढ़ हैं। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्लियर। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। खुद सोचो, अगर मेरे पास अच्छे स्किल्ड लेबर फोर्स है, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, पर्सोनल है, तो उससे जीडीपी ज्यादा कंट्रीब्यूट होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। सो देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव और अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। दोनों में क्या है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। So economic growth means the increase in the real national income of the nation. Real national income means इन्फ्लेशन के अलावा, मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक मैं की ये ले लो, मार्कशीट और इसको भी दे देना अपने फ्रेंड को, उसको उसको। चलो बाद में देख लेना, आओ। So economic growth means the increase in the real national income of the country. Investment in human capital contributes to economic growth. Obviously, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, जितने ज्यादा हेल्दी लोग, उतनी ही ज्यादा अच्छे से वो काम कर पाएंगे, उतनी ही कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी, उतनी ही ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। सो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो ओवरऑल जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की होगी ही होगी, इनोवेशंस इन्वेंशंस भी होंगे ही होंगे। क्लियर। सो ये पढ़ने लगे। नेचुरली द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन, है ना? ठीक बात है ना? खुद देखो, अगर घर में हमारे हेल्प्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, ठीक है, आप उनको पूरे महीने के 2 3 4 हज़ार रुपए अकॉर्डिंगली देते होगे, तुम्हारे घर के हिसाब से कितना काम है या कितना एरिया है। और वहीं पे अगर कोई एक मिनिमम 10वीं 12वीं भी पास है, सारा दिन 8 घंटे वो काम कर रहा होगा, तो लगा लो 8 से 10 हज़ार रुपए तो मिनिमम वो कमा रहा होगा। ठीक है, मेहनत चाहे दोनों में अलग तरीके की, एक में फिजिकल है एक में मेंटल है, बट मुझे एक बात बताओ, फिजिकल उनकी ज्यादा है, मेंटल चलो हमारी है, लेकिन पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है? मेंटल वाला बेटा, एक जगह पे काम करके वो कर रहा है ना। ठीक है, अब वो सोचो, से सपोज आप और अच्छे लेवल पे हो, प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, कल को आप प्रोफेशनल होते हो, आप अच्छी जॉब्स लेते हो, एमबीए करते हो, जो भी करते हो, XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंसी या जो भी पढ़ना चाहते हो, तो आप महीने के 2 लाख रुपए कमाते हो। और वहीं पे एक ऐसा कोई लेबरर है या कुछ भी है, कह लो, जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, ठीक है, उसको बिल्कुल ही जमा घटा कुछ नहीं पता, मैं ये नहीं कह रही कि आती है, ठीक है, जिसको हिंदी भी आती है वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है, इलिटरेट नहीं है वो, उसकी बात नहीं हो रही, जिसको जमा घटा करना भी नहीं आता, जिसको पढ़ना भी नहीं आता। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या तुम्हारे जितने 1.5 2 लाख रुपए कमा लेगा महीने के कि नहीं? नहीं कमा पाएगा। सो ऑब्वियसली कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है, बताओ? वेरी गुड, लिटरेट पर्सन, राइट। स्कैमर्स भी तो लिटरेट होते होंगे ना, डिजिटली तो साउंड होते होंगे, पता होगा ना उनको कि कैसे यहाँ पे वो करने हैं, स्कैम्स कैसे करने हैं, या हैक कर कैसे करना है सिस्टम को। So education provides knowledge to understand the changes in the society and scientific advancements। मैंने आपको बता दिया, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, इन्वेंशंस, इनोवेशन सारे सिर्फ एक पढ़ा लिखा इंसानी जिंदगी में या दुनिया में लेके आता है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश पंजाबी मीडियम किसी की बात नहीं हो रही, बस पढ़े लिखे की बात हो रही। ठीक है। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स facilitates adaptation to new टेक्नोलॉजीज। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया था ना, हाँ या नहीं? यस, हमने कहा था ना कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अच्छे से जो है अडॉप्ट करता है, इनोवेशंस लाता है, इन्वेंशंस लाता है, चेंजेस को समझता है। यस। Similarly, if a person is healthy, he could provide uninterrupted services. Kartik, yes or no? बिना रुके, बिना परेशान हुए ज्यादा काम करेगा, ज्यादा आउटपुट देगा। ठीक है जी।
सो बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ गो अलॉन्ग विद डिफरेंट फैक्टर्स जो भी हमने ऊपर पढ़े थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन पे खर्चा, माइग्रेशन एंड सो ऑन, राइट। चलो आगे। अब ये जो है ना, इसको डरना नहीं है, मैंने तब भी बताया था, दिस इज नॉट आस्क्ड इन द पेपर, लाइक डायरेक्टली नेवर आस्क्ड। ये क्या है, सिर्फ समझा देती हूँ, ठीक है, दोबारा से, लेकिन एंड में समझा दूंगी और भी आपके लिए, ठीक है। अभी मैं एक बारी के लिए इसको स्किप करके बाद में एंड में उठाऊंगी, बिकॉज ये वो नहीं है, पेपर ओरिएंटेड नहीं है क्वेश्चन। एक मिनट। ये कराना है मैंने। चलो जी आओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मैंने पहले भी कराया था ना तुम्हें। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है नीचे के कराए नहीं मैंने वेजेस आएंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। बच्चे आप क्या बोल रहे हैं, कह रहे ह्यूमन कैपिटल कैसे होगी कंट्री में, जब एजुकेशन में खर्चा करेगी सरकार और हेल्थ केयर में करेगी, यस। सो इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑन द जॉब, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, वही सारी बातें, ठीक है। ऑफ दीज विच टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक बात। सो ये कह रहे हैं दे आर द मेजर सोर्सेस, एज वी नो हमारी कौन सी कंट्री है, फेडरल। फेडरल कंट्री क्या होती है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती है, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, अपनी पावर्स है, जो कि कौन सी यूनियन बताती है, सॉरी यूनियन पावर, यूनियन लिस्ट बताती है ना, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उड़ जाएंगे, 7वीं 8वीं की सिविक्स याद करेंगे, थी ना। हाँ। स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी लिस्ट होती है जो पावर देती है, स्टेट लिस्ट। दोनों की पावर्स कहाँ पे होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो हमारी कंट्री फेडरल कंट्री, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो जितने टीयर्स में बटी है, उनकी अपनी अपनी पावर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको इम्पावर कर रखा है कि आपके पास इतनी पावर है, आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। देन हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, पंचायत वगैरह है, लोकल बॉडीज हैं, यस। So the Constitution of India mentions the functions to be carried out by each level of the government. तो ये मैंने आपको बता दिया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर्स देती है इन द फॉर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को अपनी अपनी पावर्स बताई होती है कि आपकी ये पावर है, इनकी ये पावर है, क्लियर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंगली खर्चा ऑन बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ, जो है तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी तरह का खर्चा करेगी, जो भी उसमें न्यू कह लो अभी वायरस आया था उससे लड़ने के लिए, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स वगैरह, ठीक है। और जो स्टेट है वो भी अपना कुछ ना कुछ खर्चा करती होगी, हाँ या नहीं। नॉर्मल जो आप सिविल डिस्पेंसरीज में, सेक्टर वाली डिस्पेंसरीज में जाते हो, वो किसका खर्चा होगा, स्टेट का खर्चा है, ठीक है। तो कह रहे हैं डिफरेंट टीयर्स जो है ना अपने अपने लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट खर्चा करती है ऑन एजुकेशन एज वेल एज ऑन हेल्थ। ओके, चलो आगे। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स, ऑब्वियसली क्योंकि ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। ह्यूमन कैपिटल दोनों तरह के बेनिफिट्स देती है, बोथ प्राइवेट एज वेल एज सोशल, यस। हाँ जी गुरप्रीत। फिर एज अ रिजल्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन बोथ एजुकेशन एज वेल एज हेल्थ केयर सर्विसेज। तो आप देखते हो सरकार भी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, प्राइवेट स्कूल्स भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइकवाइज हॉस्पिटल्स, यस और नो। सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स भी हैं लाइक पीजीआई एंड एवरी सेक्टर अपने, जैसे सेक्टर उधर होती है, जैसे हरियाणा में अपना सेक्टर 6 की है, ठीक है, पंचकुला में टूट रहा है बच्चे सो गए, और चंडीगढ़ में हमारा मेजरली पीजीआई है, ठीक है। ये सेंट्रल लेवल पे हो गए, यस और नो। बाकी जो छोटे छोटे सेक्टर में डिस्पेंसरीज है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी है। जो आप अंदर गांव में आ गई, कस्बों में, जिलों में, वो पंचायत या फिर लोकल बॉडीज के अथॉरिटी के हिसाब से होगी, यस और नो। और प्राइवेट भी होती हैं, ठीक है, स्कूल्स प्राइवेट भी हैं, लाइकवाइज अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, एल्केमिस्ट है, पारस है, XYZ, यस। फिर नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बच्चे कह रहे हैं कि सरकार को इंटरवीन करना, मतलब कि दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत होती है। कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सरकार है ना, वो कब इंटरफेयर करती है, जब प्राइवेट लोग फेल होते हैं,
टू एलोकेट द रिसोर्सेस। आप सोचो, आप लोगों के खुद के इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाते हो आप, या फिर खुद के हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स आपके अपने खुद के प्राइवेट है, आप लोग सरकारी नहीं है, क्या आप फ्री में हर बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या फ्री में हर इंसान का इलाज करेंगे? नहीं। सो दैट मीन्स उन लोगों को मरने दें जो गरीब है, या उन लोगों को अनपढ़ रहने दें जो गरीब है? नहीं ना। तो कोई एक न्यायशाला होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो उनके साथ भी अच्छा करे? यस। सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। ठीक है। So the expenditure on education and health assume great importance on the formation of human capital. So it is very important that such expenditure provide positive result. हम एजुकेट करके या हेल्थ अच्छी करके क्या चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, मतलब हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में एक तो पॉवर्टी खत्म हो जाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, पढ़े लिखे लोगों और जीडीपी इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नो। टू इंश्योर फेवरेबल, फेवरेबल मतलब जो हमारे लिए लाभदायक है, बेनिफिट्स। उठ रहे हैं, सो तो नहीं रहा तुम। Government intervention is important because of the following reasons. Number one, expenditure on education and health makes sustainable long-term impact and they cannot easily be reversed. Sorry. आप कह रहे हैं कि अगर से सपोज गवर्नमेंट जो है, सुनो, गवर्नमेंट जो है वो सीधा आगे एजुकेशन पे या हेल्थ केयर पे खर्चा कर दे, तो बच्चे क्या आपको लगता है वो सिर्फ हजारों में खर्चा होता होगा कि करोड़ों में खर्चा होता होगा? करोड़ों में खर्चा होता है, क्योंकि आबादी भी करोड़ों में है। यस। तो अगर गवर्नमेंट आज कह लो कि 1,000 करोड़ किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो हेल्थ है, क्या सरकार चाहे तो एकदम से खड़े पैर चेंज कर देगी उस चीज को? कि उसके बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल होएगा एकदम से चेंज करना उसको, मुश्किल होगा। अब एग्जाम्पल इसका बहुत छोटा सा लिया है, तो बिल्कुल छोटा, बहुत छोटे लेवल पे। ये तो सरकार की बात थी ना, हम बिल्कुल छोटी सी बात कर रहे हैं। कह रहे से सपोज एक बच्चा जो है उसकी एडमिशन की स्कूल या फिर कह लो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में एक हॉस्पिटल में हो गई। स्कूल में बेचारा बच्चा गया, दाखला हुआ है, और टीचर जो आगे से अच्छे पढ़ाने वाली नहीं है, या उसका हॉस्पिटल में एडमिशन हुई और हॉस्पिटल में बच्चे उसको जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी केयर की या फिर वैक्सीनेशन की, उस तरह की केयर या वैक्सीनेशन उसको नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई या फिर उसकी तबीयत और बिगड़ गई। तो डू यू थिंक वो एकदम एक सेकंड में हुआ होगा कि उसमें थोड़ा टाइम लगा होगा? टाइम लगा, ज्यादा क्रिटिकल हो तो वो एक दिन भी बहुत बड़ा टाइम है, हाँ या नहीं? तो कह रहे क्या ऐसा रिस्क लेना बड़ा इजी है कि गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए कि अच्छे टीचर्स और अच्छे ही डॉक्टर्स हो सोसाइटी में, तो इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। आओ। So, for example, if a child is admitted to a school or a healthcare and requires services not provided in such institute, ठीक है ना, the substantial amount of damages कि अब उसको चेंज करके कहीं और लेके जाओगे तो उतनी देर में उसकी और पढ़ाई भी खराब हो सकती है, बेस हिल गया, या फिर उसकी तबीयत खराब हो सकती है। So, individual consumers of these services do not have complete knowledge या information about the quality of services and their cost। तो अब जैसे हम जैसे लोग हैं, क्या हमें पता है कि इसका एक्चुअल में कितना कॉस्ट होता है? मतलब अगर मार्केट में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या मार्केट रेट है, आपको लोग बस ठग रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी रेट लगा रहे हैं, तो डू यू थिंक कि आपको पता होगा कि ये कितने की चीज है? नहीं। तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए कि इससे महंगी ये चीज नहीं होनी चाहिए? समझ गए होंगे गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन कर रही है? गवर्नमेंट वहां इंटरवीन करती है जहां पे प्राइवेट लोग फेल होते हैं। पहली चीज तो वो कहती है कि पढ़ाई और एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन और सॉरी हेल्थ दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, यहाँ पे हम बेकार लोगों को नहीं रख सकते, वी वांट क्वालिटी पर्सोनल ह्योर। सो गवर्नमेंट विल इंटरवीन एंड इन्वेस्ट। सेकंड, गवर्नमेंट कहती है कि लोगों को पागल मत बनाओ, मोनोपोली पे और कहीं रिलायंस ही रिलायंस हो जाए और हर जगह पे जो वो रेट चाहे वो लगा ले और बेचारे लोग कुछ ले ही ना पाए। तो फिर सरकार आएगी, कहेगी तू है कौन, बैठ जा, अकेले नहीं तो चल सकता। पहली बात तो तू compete कर, दूसरा इससे ज्यादा रेट मत लगा। ठीक है। नंबर थ्री, वो मैंने आपको मोनोपोली के हिसाब से भी बता दिया कि ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि हम जैसे लोगों को पता नहीं कि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है और उनका बेनिफिट क्या है, कितनी क्वालिटी मिल रही है। ठीक है। समझ गई बात कि नहीं आई समझ? पक्का और भी आपको आई? पीछे पीछे तीनों को। फिर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो है वो ताकि अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, क्वालिटी सर्विसेज, और किसी का फायदा ना उठा सके, नॉर्मल प्राइसेस ही चार्ज करे। क्लियर? तुम्हें समझ आया गुरप्रीत?
से तुम्हारे को ये जरूरत नहीं, वैसे कह रहे फ्री पोलियो, पोलियो फ्री इंडिया जो है गवर्नमेंट की वजह से आया ना। क्या प्राइवेट लोग फ्री में पोलियो की दवाइयां देंगे? नहीं। पर आप देखो हमारे, हम कितने लकी कि हमारी गवर्नमेंट जो है स्कूलों में, इवन स्कूल्स में आके जो है पहले तो मुझे अपने टाइम का याद है, व्हेन आई यूज्ड टू बी यंग, तो स्कूल में, आसपास के किसी स्कूल में शाम को ऐसे लगते थे कि गवर्नमेंट के वो लोग बैठते थे और कहते थे ड्रॉप्स पिलाएंगे। फिर मैंने देखा घरों में भी आते हैं अब। उस टाइम में भी आते थे बट चलो रह गए। तो अब तो स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल अगर, अगर मेरे को नहीं पता बाकी तो वो क्या करते हैं बच्चे, अपने बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको पोलियो के ड्रॉप स्कूल से भी लाके भेजते हैं। फिर घर घर में भी आते हैं, यस और नो? सो दैट ये किसका वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। इन द पास्ट वेरी लेस पीपल वर अवेयर अबाउट द पोलियो एंड इट्स वैक्सीनेशन। बहुत पहले जो है तभी, अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो हमारे स्कूल में, मेरी क्लास में रादर दो ऐसे बच्चे थे जिनको पोलियो था। क्योंकि तब लोगों को पता नहीं होता था कि ड्रॉप्स इतनी जरूरी है, मतलब पता होता था फिर भी नेग्लिजेंस हो जाती थी, ये इससे इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है कि लोगों के पैर या हाथ नहीं चलते थे। ठीक है, बट अब आप देखते हो इट्स ऑलमोस्ट पोलियो फ्री, यस और नो? आपकी क्लास में तो कोई नहीं, आपने देखा, कोई इनकाउंटर किया आज तक? नहीं। हमारी क्लास में देवर टू किड्स, स्टिल रिमेम्बर देयर फेसेस एंड देयर नेम्स। ठीक है। सो बच्चा, बट ड्यू टू कांस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड वेरियस एनजीओज, हमारी कंट्री जो है पोलियो फ्री हो चुकी है बाय डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को 2014 में दर्जा दिया पोलियो फ्री का। कि अब हमारी कंट्री में कोई भी पोलियो वाली बीमारी नहीं है, हर कोई जो है उसको वैक्सीनेशन मिल रही है। दो बूंद जिंदगी की, है ना लाइन? और हर कोई याद भी रखता है, दो बूंद हर साल 5 साल हो गए। ठीक बात। देन व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज? अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाता है फुल फॉर्म्स के ऊपर, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AICTE, UGC? ठीक है, इस तरह का। तो आओ, सबसे पहले तो बच्चे इन एजुकेशन यूनियन एंड स्टेट लेवल, डिफरेंट लेवल्स पे हैं बच्चे हमारे पास। एक तो NCERT है जिसकी किताबें आप पढ़ते हैं, ये कौन सी होगी? ऑब्वियसली नेशनल या सेंट्रल लेवल पे। इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी बहुत जरूरी है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोबारा से, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोबारा से, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट इज यहाँ UGC, ये हायर लेवल है, ठीक है, जिसका एग्जाम मैंने भी दिया हुआ है। दिस इज यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन जो है प्रोफेसर्स मतलब कि एलिजिबल करता है, या फिर क्रेडिट, आपने देखे कभी नैक क्रेडिटेड, AAA, ट्रिपल प्लस प्लस प्लस, AA क्रेडिटेड? नहीं सुना तुमने? कहीं जाते हो यार रूरल एरियाज में, वैसे पेंट हो रखी होती है कि ये यूनिवर्सिटी ये रेटेड है, ये रेटेड है। होती है, कभी पढ़ना आप अगर आपके टाइम हो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या रेट करती है कि क्वालिटी के हिसाब से कि ये कितना अच्छा पढ़ाते हैं, इनका किस तरीके का रिजल्ट है। ठीक है, वो रेट करके फिर अपने अंडर भी ले लेती है। ओके, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी अपने आप में एक रिकग्नाइज्ड है ना? ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तो बड़ी हैं बट कुछ ऐसे हैं जिनके, जो कि किसी के अंडर नहीं आ रही, तो उनको रेटिंग्स देती है UGC कि तुम हो लायक पढ़ाने के लिए, और अगर तुम अच्छे रहे तो हम तुम्हें और को अपने अंदर ही ले लेंगे जी। ओके गाइस, सो UGC की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, एंड देन AICTE इज फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है ना, इंजीनियरिंग के लिए। So it is All India Council for Technical Education. All India Council for Technical Education. All India Council for Technical Education बोलेंगे, मैं अपने लिए लर्न कर रही। All India Council for Technical Education. NCERT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वेरी गुड। UGC क्या है? यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन। AICTE का है टेक्निकल एजुकेशन। वेरी गुड। ठीक है, फिर देन मेडिकल का भी होगा, ICMR सुने? तो ICMR इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। वेरी इजी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। दोबारा से, इंडियन काउंसिल फॉर
मेडिकल रिसर्च, वेरी गुड। अब इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा है, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी ऑटोनमस, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं है, अपने आप में ही है, ठीक है, एजुकेशन। जो कि कब सेटअप हुई थी, 1961 में। तो इसके साल भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग। ओके, कौन सा साल में हुई थी, 1961। जो कि क्यों बनाएगी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बताने के लिए कि कौन से किस तरह की इंप्रूवमेंट जो स्कूल एजुकेशन के लिए जरूरी है। ओके, कौन सा साल, 1961। ओके, देन यूजीसी आया 1953 में। कब आया, यस। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से ये कब स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, 1956 में, ठीक है। इट्स मेन टास्क इज टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कॉलेज लेवल के लिए, ठीक है। तो इसका 1953 एंड 56, ओके। स्टैट्यूटरी कब बनी, 1956 में। देन एआईसीटीई कब हुआ था, 1945 में, एज नेशनल मतलब सेंट्रल लेवल पे, एपेक्स मतलब हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इंप्रूवमेंट फॉर क्वांटिटेटिव एंड एवरीथिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम। ओके, लास्ट इज योर आईसीएमआर, ये अगेन एपेक्स बॉडी है। कब हुई थी, ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है। और ये क्या करती है, ये बताती है कि कैसे कोई बीमारी हो उसको कैसे करेक्ट किया जाए, और कौन सी हमारे को एजुकेशन किस तरीके से देनी है, कौन सी दवाइयां आई हैं, राइट। क्लियर, चलो आगे, पक्का। बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। सो बच्चे, हमें पता है ना कि ये जो कंपलसरी एजुकेशन के तहत हर बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए सरकार बोलती है, एक तो ठीक है ना, वो कंपलसरी एज, एंड सेकंड जो है हर इंसान को ये राइट है कि वो दवाई उसको मिले, ठीक है। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो बेसिक दवाइयां जो है उसके लिए दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग, जस्ट दैट 5 रुपीज फॉर द कार्ड, 5-10 जो भी होता है, ठीक है। So in developing countries like India, a large section lives below poverty and they cannot afford healthcare and education. ठीक है, moreover, substantial section of a society cannot afford super specialty healthcare and higher education. ठीक है ना, बहुत अच्छे लेवल की जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन हायर लेवल की हमारे ऐसे लोग जो है हर कोई हमारी जैसी कंट्री में नहीं अफोर्ड कर सकता। Furthermore, when basic education and health are considered rights of citizen, it is essential that the government should provide them for free of cost, at least to oppressed section. मतलब जो कि कौन है, जो कि दुखियारे हैं, परेशान हैं, मतलब गरीब है। ओके, तो इट इज अ राइट, सिटीजन की राइट है, ह्यूमन राइट है हमारी। देयर इज एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है बच्चे। इसके ऊपर ना मैं तुम्हारे को बताती हूँ, क्वेश्चन एक वो वाला आता है, ये वाला एजुकेशन कमीशन 6 and 4%, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरी ये खत्म करा देते फिर आगे चलते हैं। बच्चे, गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री या प्राइमरी एजुकेशन जो है हाईएस्ट लेवल, इसी के ऊपर जाता है सरकार का पैसों का। क्यों, क्योंकि कंपलसरी एजुकेशन के तहत भी दे हैव टू टीच ईच एंड एवरी चाइल्ड, यस, तो सबसे ज्यादा इसी में पैसा जाता है, मिड डे मील्स भी जाती हैं। सेकेंड इज एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, कह रहे टर्शरी में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगता है, महंगी, सबसे ज्यादा महंगी कौन सी है, टर्शरी है, पर हेड, हाँ या नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी चाहिए तो आपको टर्शरी में पैसा लगाना पड़ेगा ना, सरकार को, ये बात कर रहे हैं। सो कह रहे हैं ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट जो है कम स्पेंड करती है ऑन टर्शरी, क्यों, एक तो वो फ्री नहीं है और हर बच्चे को भी स्कॉलरशिप नहीं ना मिलती। हम्म, सो एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट टर्शरी इज हायर, पर महंगी तो है ना, हाँ, तो पर स्टूडेंट इज हाई, बट अदरवाइज सबसे ज्यादा सरकार का खर्चा कौन से सेक्टर में होता है, प्राइमरी में या एलिमेंट्री में। पूर्वी समझ आ रही है बात। बट इट डज नॉट मीन दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टर्शरी टू एलिमेंट्री, कह रहे हैं इसका तो ये थोड़ी ना कि जो टर्शरी में अभी सरकार पैसा लगा रही है वो एलिमेंट्री में या प्राइमरी में लगाए ना, ठीक है। सो एज वी एक्सपैंड स्कूल एजुकेशन वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेन्ड इन हायर एजुकेशन सो दैट वो भी सस्ती हो जाए। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस स्टेट। तो कुछ स्टेट्स बच्चे ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा पैसा लग रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। कह रहे हिमाचल प्रदेश में लोग भी कम है और सरकार वहां पे एजुकेशन में पैसा भी लगाती है, तो पर हेड के हिसाब से अगर देखा जाए, पर कैपिटा लिख रहे हैं ना, पर कैपिटा मतलब पर हेड एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है एचपी में कितना है, ऑलमोस्ट 35,000 में। देख लो एक बच्चे के ऊपर सरकार कितना लगा रही है, 34-35 हजार रुपए लगा रही है साल का।
वेयर एज इन स्टेट्स लाइक बिहार, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कोई बहुत अमीर, देखो मेट्रो सिटी तो नहीं है बिहार, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग बिहार में रहते हैं, अगर आई थिंक आपने कभी कभी पढ़ा भी हो तो, ठीक है। सो जो बच्चे बिहार है वहां पे सिर्फ कितना सरकार खर्चा कर पा रही है, less than 4100 पर हेड, ठीक है ना। तो देख रहे हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, एक जगह 35,000, एक जगह 41 भी नहीं, नॉट इवन 10% ऑफ इट, मतलब ऑलमोस्ट 10, 10, 11, 12, ठीक है, बहुत कम है फर्क, देख रहे हैं कितना ज्यादा है, तो ये बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सो बच्चा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी लेस देन रिक्वायर्ड, या फिर जैसे भी रेकमेंड किया था, तो क्वेश्चन कैसे आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कमीशन, जो एजुकेशन कमीशन हैड suggested or recommended that at least 6% of the GDP should be spent on education. However, only a little above 4% is spent, which is still inadequate comment. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसका क्वेश्चन सुन लेंगे, ये क्या है। कह रहे हैं कि जब पहले हमारी ये तपस मजुमदार कमेटी है, इसका नाम लर्न करना पड़ेगा, क्या है, तपस मजुमदार कमेटी, ठीक है, इसने कहा था कि हमारे जो बच्चे ना उन सबको कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14 ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन जो है वर्ल्ड वाइड हमें प्रोवाइड, सॉरी कंट्री वाइड हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। पर उस टाइम सरकार ने इसको कंपलसरी ना करके ना बहुत लेटर स्टेजेस पे कंपलसरी करना शुरू किया, ठीक है ना। सो बच्चे उस वजह से क्या हुआ कि जितने लोग एजुकेटेड होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, जितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी का हमारा टारगेट था वो कभी मीट ही नहीं हो। तो इसका एग्जैक्ट आंसर भी मैं तुम्हारे को भी दिखा दूंगी, आंसर से वो आए थे बोर्ड वाले पेपर में से, ठीक है। सो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तपस मजूमदार कमेटी, एक तो ये नाम लिखना पड़ेगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1998, estimated an expenditure of around rupees 1.37 lakh crore over 10 years to bring all the children under the age group of 6 to 14 under the purview of school education. In 2009 गवर्नमेंट ने 2009 में ये बात को इम्प्लीमेंट किया, that the government of India enacted the right of education to make free education a fundamental right for all the children in the age group of 6 to 14 years. इसने कब रेकमेंड किया था, 1998 में। सरकार 10 साल बाद उसके उठी, 10 ना, हाँ 10 साल बाद उठी। मेरे 10 साल में भाई बहुत चेंजेस हो जाते, तब तुमने पैसे क्यों नहीं लगाए, ठीक है ना। The government also had started living, अब के टाइम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जब आप टैक्स पे करते हैं ना तो उसके ऊपर एजुकेशन सेस लगता है, क्या लगता है, एजुकेशन सेस, ठीक है। वो कितना लगा रही है बच्चे, 2% ऑन ऑल यूटी। द रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन सेस हैज बीन मार्क्ड फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये जो 2% का सेस जाता है ना, वैसे कितना जाता है, 2+1 जाता है, मैं तुम्हारे को बता रही हूँ, तुम्हारी किताब में वो 2 लिखा है, पर वैसे बता रही हूँ 2+1 जाता है। 2% फॉर प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड 1% फॉर हायर एजुकेशन। टैक्स जितना भी हुआ, से सपोज आप लोग जब टैक्स पे करते हो ना, जब बड़े होके सीखोगे कॉलेज में या जब सीए बनोगे, तो बच्चे 10,000, अगर से सपोज किसी इंसान ने टैक्स पे करना है तो सरकार कहेगी सुन, तो टैक्स पे कर रहा है ना 10,000, सुन सुन सुन, तो 10,000 का 2% मतलब 200 रुपए तू पे कर फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्लस है ये, और 100 रुपए टर्शरी एजुकेशन के पे करके जा, नहीं तो जाने नहीं दूंगी, तो टोटल कितना टैक्स पे करेगा, 10,300। ओके गाइस, then, in addition to this amount, government sanctioned a large outlay of promotion for higher education and new loan schemes for students to pursue higher education. तो आप गवर्नमेंट क्या कहती है, जो लोग हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं तो उनको स्टूडेंट्स के हिसाब से इंटरेस्ट फ्री या लो इंटरेस्ट पे भी लोन्स जो है सरकार प्रोवाइड करती है। ओके जी, चलो आगे। एजुकेशनल अचीवमेंट्स, ये तो सिंपल वही टेबल जैसे मैंने आपको बताया ना, हम कितनी बार कर चुके हैं कि एडल्ट लिटरेसी में ज्यादा पढ़े लिखे बताओ कौन से, 2090 में कितने थे, आदमी ज्यादा पढ़े लिखे थे औरतें कम थी, हाँ या नहीं, बहुत ज्यादा फर्क था, वे 2000 में थोड़ा सा कम होने लगे और 2015 में तो और भी कम फर्क हो गया दोनों का, ठीक है। पर फिर भी अभी भी फीमेल
एडल्ट लिटरेसी इज कंपैरेटिवली लेस, है ना। प्राइमरी कंप्लीशन रेट, तो मेल में पहले 78% था एंड सो ऑन बढ़ता गया, ठीक है। फीमेल का भी बढ़ गया, और फीमेल ज्यादा कंप्लीट करती है एजुकेशन अगर वो इनरोल होती है दैन में, ओके। ऐसा कहा गया। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब 6 से 14 साल की उम्र वाले। देन यूथ लिटरेसी रेट, दैट इज फॉर परसेंटेज ऑफ पीपल 15 प्लस टू 24। यूथ समझते हैं ना, जो जवान है, जैसे आप लोग, ठीक है। सो 15 से 24 साल के जो लोग हैं उसमें आदमी 92% तक कंप्लीट कर पा रहे हैं आज तक, और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, 87%, ठीक है जी। तो ये इसके बारे में ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, ये हम लिख सकते हैं। बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन एजुकेशनल सेक्टर, बच्चे एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। अभी भी इंडिया में जो है हर बच्चा 6 से 14 साल तक की उम्र वाला पढ़ा लिखा नहीं है। अगर कभी मतलब आप कभी किसी बच्चे को जो कि कभी सब्जी बेच रहा हो या काम कर रहा हो ना, समझ के उसको रोकना और पूछना, भाई तू स्कूल क्यों नहीं गया आज। उसके पूछना, कभी तू पढ़ने जाता है स्कूल में, कुछ क्वेश्चंस पूछना इस तरह के मैं पूछती हूँ, तो कहेंगे हम तो स्कूल नहीं जाते, गया नहीं, घर पे बैठ गया, पापा की हेल्प कर दी। इवन इफ दे enroll, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर रिलक्टेंट टू enroll ओनली। लाओ चलो ठीक है, मिड डे मील्स मिल जाती हैं और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो दे गेट enrolled, बट दे डोंट इवन गो टू स्कूल। सो इसका मतलब अभी भी इंडिया जो है वो 100% लिटरेसी को कवर नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाया, राइट। सो अच्छा, लिटरेसी रेट्स फॉर बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यूथ हैव इंक्रीज्ड, इंक्रीज हुआ है ना, अब ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, बट 100% लिटरेसी अभी भी नहीं है, इवन आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की बात है, क्लियर। In 1950s, it was noted that the directives of the constitution that the government should provide free and compulsory education for all। बट अगर हमने तब कर लिया होता 1950s में, ठीक है ना, सुनेंगे, तपस मजूमदार ने तो कहा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, बट एजुकेशन कमीशन 1950 में इसने कहा था कि हर बंदे को फ्री एजुकेशन दो, ठीक है। कह रहे अगर हमने ऐसा किया होता तो 100% लिटरेसी अब तक हम अचीव कर चुके हो। जेंडर इक्वालिटी बेटर देन बिफोर, पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, बट अब क्या है, लड़कियों को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नारा सुना है, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, सुना है, यस। सो कह रहे हैं डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है, नारो हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल रही है, औरतें भी पढ़ पा रही हैं, जॉब कर पाती हैं, यस। सोशल स्टेटस भी उनका थोड़ा इंप्रूव हुआ है। And women education makes favorable impact on fertility rate and healthcare of the women and children also। तो अब क्योंकि पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो बच्चे वो छोटी छोटी उम्रों में जो है वो बच्चे पैदा नहीं करती और मरती नहीं है, और उनको पता होता है कि किस तरह का न्यूट्रिशन की उनको जरूरत है और कितने बच्चे पैदा करने हैं और कितने गैप पे करनी है, ठीक है। पहले नहीं पता होता तो बहुत छोटी छोटी उम्रों में लड़कियां मर जाती थी, ठीक है, या माल न्यूट्रिशन की वजह से भी मर जाती थी, ठीक है। सो कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ was launched in ईयर याद रखना पड़ेगा, 2015, ठीक है। सो दैट लड़कियों को जो है बचा सके और उनको और इम्पावर कर सके, ठीक है। सो बच्चे प्रिवेंशन ऑफ ये क्यों क्यों किया गया, ताकि सेक्स बेस्ड सिलेक्टिव इलिमिनेशन ना हो। जैसे हमारी भारत में अगर से सपोज आप कभी देखते हो तो हमारे के यहाँ पे पता होता है कि बच्चे लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, बाहर की कंट्रीज में देखने का मौका मिलता है, यस, बाहर पता होता है, इंडिया में क्यों नहीं। कहीं भी आपने देखा है, कभी आप एक्सरे वगैरह कराने गए हो या वो क्या कहते हैं उसको अल्ट्रासाउंड कराने गए हो, तो ऐसे लिखा होता है प्री natal sex determination for boy and girl is a punishable act and therefore an offense, क्रिमिनल ऑफेंस है, हाँ या नहीं, जेल हो जाती है। क्यों हमारे यहाँ पे क्यों है ये ऑफेंस, क्योंकि लोग ना पहले ही चेक करा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, अगर लड़की होती है तो मार देते हैं उसको गर्भ में। इस वजह से आपने जब हमने वो पढ़ा था चैप्टर लास्ट वाला नेबरिंग कंट्री वाला, तो हमने देखा था कि सबसे गंदा जो वो है सेक्स रेशो है वो इंडिया का है, 925 गर्ल्स अगेंस्ट एवरी 1000 मेन। यस और नो, सबसे गंदा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको एलिमिनेट करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। सेकेंड, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ एवरी गर्ल चाइल्ड, हाँ मरे भी ना और पता भी चले यार, गिनती तो हो, स्कूल में इनरोल करेंगे एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि मार तो नहीं दी दोबारा से जवानी में भी। लास्ट,
इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द इकोनॉमी, उनको भी मौका मिले आवाज रखने का और पढ़ने का। ठीक है। हायर एजुकेशन ऑफ फ्यू टेकर्स इन इंडिया, एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप, है ना। इस तरीके का वजह पिरामिड इसको बोलते हैं। सो दैट मीन सबसे ज्यादा पैसा प्राइमरी एजुकेशन में लगता है, पढ़े लिखे भी वही है, सेकेंडरी के उससे कम, और टर्शरी के तो बहुत ही कम, और पैसा भी सबसे ज्यादा वही लग रहा है। ठीक है। सो एज वी मूव अप द पिरामिड, पीपल जो है एट टर्शरी लेवल गेट्स लेस एंड लेस। ठीक है ना। हायर एजुकेशन में कम है लोग। सो एज पर एनएसएसओ डेटा, in the year 11-12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19। ठीक है ना। ये कोई लर्न नहीं करना। कह रहे रूरल एरियाज में आदमी जो है, जो ग्रेजुएट थे, वो सिर्फ 19% थे। एंड अर्बन में लेसर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट 16%। ठीक है। हाँ, ये अनएम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। मोस्ट severely affected by the youngest rural female graduates near 30%, and them are unemployed। तो अब कह रहे हैं अगर आज औरतों की बात करी जाए तो 30% जो है पढ़ी लिखी रूरल एरियाज की अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। एंड कॉन्ट्रास्ट अबाउट 3 to 6% प्राइमरी एजुकेशन लेवल इन बोथ वर अनएम्प्लॉयड। तो प्राइमरी के जितने पढ़ रखे हैं उसमें से सिर्फ 3 to 6% ही अनएम्प्लॉयड है। क्लियर। So therefore, government needs to increase the allocation for higher education for higher institutions। ठीक है। You don't have to learn this table। ये परसेंटेजेस नहीं लर्न करनी, लर्न क्या करना है, ये लर्न करना है इंपॉर्टेंट डेट्स, जो हमने ऊपर भी कर ली। एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो कमीशन ने रेकमेंड किया था, एजुकेशन कमीशन ने, कि 6% जो है वो लगाना चाहिए, वो कब किया था, 1964-66। तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंट कब हुई थी, 1998 में। ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट जब इनएक्ट हुई 2009 में। श्योर। एंड पोलियो फ्री कब हुआ, 2014 में। ओके गाइस। ठीक है। पूर्वी में आपको इंपेरिकल एविडेंसेस अलग से पढ़ाऊं। ठीक है। अगर तुम में से किसी को भी दोबारा से समझना हो तो बता देना, चाहे मैं एक ऑनलाइन स्मॉल सेशन कल ही ले लूंगी। हाँ जी। हाँ पूछो। मनी में एक मिनट। अभी मैं एक बारी वो 6% वाला आंसर क्लियर दिखा दूं, किसी का एनसीईआरटी है अभी क्वेश्चन। नहीं तो मैं अभी है देना। तो मुझे इसमें दिखती रहा, मैं आपको इसका आंसर ना बच्चों, आई विल सेंड यू द आंसर पर 6% एंड 4% इन द ग्रुप ओनली। ठीक है। हाँ जी, अब डाउट बैंक पर आपको भी यही है डाउट। बच्चे भव्य एंड सबीरा, यू कैन लीव फॉर योर अकाउंट्स क्लास। ठीक है। किसका